नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं और मेरा नाम रुबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पारे का विश्लेषण करना है, क्योंकि यूपी की चुनावी लड़ाई अब पश्चिम से अवध और बुंदेलखंड रीजन में शिफ्ट हो चुकी है। हालांकि अवध में मतदान अगले 3 चरणों तक जारी रहेगा, लेकिन शुरुआत तीसरे चरण से हो रही है, जिसमें अवध की 27 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अवध का आशीर्वाद पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना चुकी है और उसी की समीक्षा करनी है। लेकिन पहले आपको आज यूपी की राजनीति के वो डेवलपमेंट बताते हैं जिनका अगले चरण में असर हो सकता है। जैसे आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जेल से बाहर आ गए। मोनू की रिहाई होते ही विपक्ष ने फिर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि माना यह जा रहा है कि रिहाई से बीजेपी को ब्राह्मण वोटों का फायदा हो सकता है। दूसरी ओर कल रविदास जयंती पर एससी वोटर लुभाने की पूरी तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रविदास मंदिर जाएंगे, वहीं वाराणसी के रविदास मंदिर में सीएम योगी होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका और चरणजीत सिंह चन्नी आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। जाहिर है इस कवायद के मकसद को आप समझ गए होंगे, वोट बैंक को लुभाना है, क्योंकि एससी फैक्टर यूपी और पंजाब दोनों राज्यों में बहुत अहम है। और यूपी में चुनाव अवध रीजन में पहुंच चुका है, जहां लड़ाई वोट बैंक के साथ साथ वर्चस्व की भी है, क्योंकि इसी इलाके में समाजवादी का वो गढ़ है जिसे 2017 में बीजेपी ने छीन लिया था। और इसीलिए अवध की लड़ाई जबरदस्त है और उससे भी हैरान करने वाले हैं यहाँ के समीकरण, जो हमारी इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे। 2012 में जब आए भी ये लोग, तो पहले ही अखिलेश जी ने कौन सा काम किया? पहला, भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए फाइल पे साइन किए। इन्होंने पहला काम यही किया। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन भी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। यूपी का चुनाव अब उस इलाके में पहुंच चुका है जहां से निकला राम मंदिर का मुद्दा कई दशकों से देश की राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। यानी अवध का इलाका। तीसरे चरण में जिन इलाकों में वोट डाले जाएंगे उसमें अवध की सबसे ज्यादा सीट है। तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19, बुंदेलखंड की 13 और अवध की 27 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यानी तीसरे चरण में लगभग आधी सीटें अवध के इलाके की है। और अवध के आशीर्वाद के लिए अब चुनावी योद्धा पश्चिम से चली हवा का रुख अपनी ओर होने का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हुआ है। इसका परिणाम जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब तो दूसरे चरण का भी वोट पड़ गया है। पहले चरण में थोड़ी बहुत गर्मी निकाली थी, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता पहले चरण का वोट देख करके ठंडे पड़ गए हैं। नेता भले ही पश्चिम की हवा से पूरब का रुख मोड़ने की कोशिश करें, लेकिन अवध के समीकरण पश्चिम से बिल्कुल जुदा हैं। पश्चिम को अभी तक 80 बनाम 20 की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन पूरब में यही लड़ाई 85 बनाम 15 की टेस्ट लैब मानी जा रही है। ये बात वोट की जंग में उतरे नेता भी जानते हैं, इसीलिए वो भी जातियों का गणित उंगलियों पर गिनने लगे हैं और प्रचार में जातियों पर दाव लगाने की शुरुआत हो चुकी है।
यादवों को अपनी जागीर समझते थे सपा के नाते, और जो जाटों को अपनी जागीर समझती थी मायावती जी बसपा के नाते, तो मैं आज यह भी कह सकता हूँ हमारे पास तगड़ा पिछड़ा दलित तो है ही, लेकिन यह अंदर की बात की यदुवंशी भी हमारे साथ है, इसके रविदास वंशी भी हमारे साथ है। योगी सरकार जात बात के नंगा नाच कर रही है। अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल क्रिकेट खेलता है, लेकिन अन्य कोई होता है तो उसका इनकाउंटर होता है। अवध की लड़ाई में जाति ट्रम्प कार्ड जरूर है, लेकिन मुद्दों की कमी नहीं है। मतदाता बेहद चौकस और जागरूक है। वो जाति से ज्यादा रोजगार, शिक्षा और सड़क की बात कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मेरे लिए पहला मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में कुछ सुरक्षा तो है, लेकिन जब चोरों में ही लड़ाई है तो हम उसे ही सपोर्ट करेंगे जो कम चोरी करेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार, रोजगार के साथ साथ युवा पीढ़ी के बारे में सोचे। वर्तमान सरकार ने युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा ध्वस्त किया। हम तो ये कहना चाहेंगे कि धर्म को हमेशा राजनीति से अलग ही रखना चाहिए, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है ये लगातार धर्म को राजनीति में मतलब पूरा लिपापोती कर दे रही है उसमें, और इसी को लेके धर्म को लेके ही अपना ये मतलब कि ये सरकार चलाना चाह रही है। प्रयागराज की आवाज ये संकेत है कि अवध में मतदाता नेताओं की कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही मोहर लगाएंगे। अवध के आशीर्वाद के बगैर तो यूपी का ताज पाना नामुमकिन है, इसीलिए पहले हम आपको यूपी की राजनीति में अवध की अहमियत को समझाते हैं। अवध में कुल 21 जिले हैं, 118 विधानसभा सीट है और अवध क्षेत्र में राम की नगरी अयोध्या भी आती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद ये प्रदेश का सबसे अमीर इलाका है। 118 सीटों वाले इस इलाके में पिछले 2 विधानसभा के नतीजे ये बताते हैं कि यहाँ हवा के रुख का असर काफी रहता है और अवध का आशीर्वाद जिसे मिलता है उसकी सरकार बन जाती है। 2012 में बीजेपी को 10 सीटें मिली, 2017 में 97, समाजवादी पार्टी को 2012 में 90 सीटें मिली, 2017 में 12, बीएसपी 2012 में 10 सीटें पाई थी और 17 में दहाई भी नहीं छू पाई थी। नतीजा क्या हुआ कि 2012 में 90 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 2017 में 97 सीट जीतने वाली बीजेपी की सत्ता साफ तौर पर दिखी। तो आप समझ लीजिए कि अवध का आशीर्वाद मिला तो आप कुर्सी पर छा गए। ये तो पूरे अवध रीजन का लेखा जोखा था। लेकिन तीसरे चरण में अवध की जिन सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं वहां भी पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तीसरे चरण में अवध की 27 सीटों पर मतदान होंगे। 2017 में इन 27 सीटों में 22 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अखिलेश की पार्टी सिर्फ 6 सीटें ले पाई थी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। इससे साफ है कि यूपी का ताज अखिलेश को तभी मिल सकता है जब वो अवध में बीजेपी के किले में सेंध लगा दे। एबीपी न्यूज पर दिखाए गए सी वोटर के सर्वे को अगर आप देखें तो अवध में इनका जो ग्राफ है अखिलेश का वो बढ़ जरूर रहा है, लेकिन वो मंजिल नहीं छू पा रहा है, अभी बहुत दूर है। अवध की कुल 118 सीटों में दिसंबर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी 72 से 76 सीट पा रही थी, अखिलेश 38 से 42 सीटें पा रहे थे। अगले जनवरी में बीजेपी 71 से 75 सीट पर थी, जबकि अखिलेश का ग्राफ थोड़ा बढ़ा 40 से 44 पर आ गया। फरवरी की अगर बात करूं तो बीजेपी 71-75 पर बरकरार थी, जबकि समाजवादी पार्टी का ग्राफ 41 से 45 सीट पर पहुंच गया। अब बीजेपी की चुनौती इस अंतर को बड़ा करने की है और बढ़ाकर 2017 का प्रदर्शन दोहराने की है, जबकि अखिलेश इस अंतर को कम करने के समीकरण फिट करने की कोशिश में है। इसीलिए अवध रीजन में चुनाव पहुंचते ही फ्री का एक और दाव अखिलेश यादव ने चला। देखिए, समाजवादी सरकार में पैकेट दिया जाता था गरीबों को, जिसमें दाल थी, चावल था, आटा था, सरसों का तेल, घी। समाजवादी सरकार बनेगी तो उससे बेहतर अपने गरीबों को पौष्टिक राशन या खाने का इसी तरह का पैकेट गरीबों को दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अरे मुफ्त अनाज छोड़िए, 2 रुपया किलो चावल और गेहूं जो मोदी जी भेजते थे वो भी अखिलेश बाबू नेपाल में बेच लेते थे। नेपाल में पश्चिम यूपी में गन्ना और किसान जैसे मुद्दे फिक्स हैं। इसके साथ काम करता है जातियों का गणित, लेकिन
अवध की कहानी अलग है। यहाँ तो जातियों का गणित भी बदलता है और मुद्दे भी चुनाव दर चुनाव बदलते रहते हैं। इस बार चुनाव में रोजगार, छुट्टा जानवर, गांव में सड़क और उद्योग धंधों की कमी को लेकर इस इलाके में लोग सवाल करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ मुफ्त के चुनावी वादों की भी चर्चा जोरों पर है। योगी सरकार जब से आई है तब से प्रदेश में, यूपी प्रदेश में माफिया, एंटी क्राइम, महिलाओं का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब मुद्दा बेरोजगारी की समस्या है सबसे बड़ा, और जातवाद मुद्दा नहीं है, और डेवलपमेंट जो हुआ है, विकास काफी हुआ है। मुद्दा ये है कि योगी राज के जो ठोकने बजाने वाला है उसको खत्म करना है। जो जबरदस्ती की गुंडई से बगैर कानून के हर चीज गिरा देते हैं, मार देते हैं, उसके हम लोग खिलाफ हैं। विकास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में विकास बहुत हुआ है योगी जी के रहते। मेरे हिसाब से तो रिलीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और जैसे ये कर्नाटका है और बगल में बनारस है और मथुरा है, ये सब बातें हमेशा आ जाती हैं कोई भी इलेक्शन हो। यानी अवध की लड़ाई में सोशल इंजीनियरिंग भी बेहद अहम है। इसी इलाके में अखिलेश का यादव वोट बैंक वाला इलाका भी आता है, जहां पर 9 जिलों की 30 सीटों पर ये वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में इस इलाके में समाजवादी पार्टी को 30 में से सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई थी, जिसकी वजह बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग माना जाता है। इस चुनाव में भी बीजेपी उसी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर गैर यादव वोट को अपनी तरफ खींचना चाहती है, जबकि अखिलेश यादव बीजेपी के इस सोशल इंजीनियरिंग को फेल करने में जुटे हुए हैं। और अब बात पंजाब की करें, क्योंकि यहाँ 20 फरवरी को वोटिंग होनी है और ज्यादातर सर्वे ये बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। होगा क्या, ये तो भाई 10 मार्च को साफ होगा। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब की सरकार चुनने में 2 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला है डेरा, सही सुन रहे हैं, और दूसरा है दलित। पंजाब की राजनीति में डेरों और दलितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पंजाब की सियासत में डेरों का बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन दलितों को लेकर सवाल ये है कि उनकी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद पंजाब की पॉलिटिक्स में वो प्रभावी क्यों नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम अपने विश्लेषण में खोजेंगे। सबसे पहले डेरों के राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं हम। इसके ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब का दौरा था। 14 फरवरी को उन्होंने जालंधर में एक रैली की, जिसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार पर कई राजनीतिक आरोप लगाए। अब सवाल यह है कि इन दोनों तस्वीरों में कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि पंजाब की राजनीति में डेरों की बहुत बड़ी भूमिका है और इनका एक बड़ा इतिहास भी रहा है। वो इतिहास हम आपको समझाए उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। सामने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान लिखा है और गाड़ियों का काफिला इस संस्थान में दाखिल हो रहा है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का काफिला है, जो जालंधर जिले के नूर महल में स्थित है, और यह आशुतोष महाराज का आश्रम है। डेरा नूर महल के भक्तों की संख्या लाखों में है। डेरा प्रमुख आशुतोष महाराज का निधन हो चुका है, लेकिन कई साल से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। नूर महल डेरा में आशुतोष महाराज के पार्थिव शरीर को एक फ्रीजर में रखा गया है। डेरा भक्तों का मानना है कि महाराज समाधि में चले गए हैं। ये तो आश्रम का मामला है, लेकिन आश्रम के करोड़ों भक्तों की संख्या ही पंजाब के मुख्यमंत्री को इस डेरे में खींच लाई है। हकीकत ये है कि चुनाव से पहले डेरों को अपने पक्ष में करने की हर पार्टी कोशिश करती है। इसीलिए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलों को इससे जोड़ा जा रहा है। गुरमीत राम रहीम हत्या और बलात्कार के केसेस में जेल की सजा काट रहा है, लेकिन पंजाब में चुनावी बयार चली तो उसे भी सलाखों से छुटकारा मिल गया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को 21 दिनों की फरलों पर रिहा किया गया। अब विपक्ष इसे चुनावों से जोड़ रहा है। बीजेपी की चाल है इलेक्शन स्टंट। पंजाब की जनता सारा कुछ जानती है। बीजेपी विपक्ष यूं ही आरोप नहीं लगा रहा। असल में डेरा सच्चा सौदा पंजाब विधानसभा की 34 सीटों पर प्रभाव रखता है। पंजाब के 23 जिलों में तकरीबन 300 बड़े डेरे हैं। हर डेरे के साथ राम रहीम के हजारों समर्थकों और श्रद्धालुओं का जुड़ाव है, जिन्हें डेरा प्रेमी कहा जाता है।
राम रहीम पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो डेरा प्रेमियों की भारी संख्या को अपनी राजनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता है। पंजाब के डेरों का बहुत बड़ा प्रभाव है, अब आप ये समझ गए होंगे। और इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए डेरों के बारे में आप जान लीजिए। पंजाब में सभी छोटे बड़े डेरों को मिला लें तो इनकी संख्या करीब 9000 है। कई डेरे ऐसे हैं जिनके सभी धर्मों और समुदायों में शिष्य हैं। बहुत से डेरे कुछ विशेष समुदायों के ही हैं, लेकिन पंजाब में कुल 6 प्रमुख डेरे माने जाते हैं। पहला है राधा स्वामी सत्संग व्यास, दूसरा है नामधारी, तीसरा है डेरा सच्चा सौदा और चौथा है डेरा नूर महल, पांचवा निरंकारी और छठा है डेरा सच्चा खंड। ये कहा जाता है कि पंजाब में डेरे कम से कम 70 से 75 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और इसीलिए हर बार नेता इन डेरों के दरबार में आपको जाते हुए दिख जाएंगे। जैसे राधा स्वामी सत्संग व्यास का 19 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। सबसे ज्यादा 34 सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव है। डेरा नूर महल का 8 सीटों पर है, डेरा निरंकारी का 4 सीटों पर है, डेरा सच्चा खंड का 8 सीटों पर और डेरा नामधारी 2 सीटों पर प्रभाव उसका जो है वो साफ तौर पर माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि डेरे इतने प्रभावी बने कैसे? इसका जवाब है भेदभाव, सामंतवाद। और डेरे कोई आज की पैदाइश नहीं है, कई 100 साल पुराने हैं। समाज में सम्मानजनक स्थान जब नहीं मिलता था और दलित और पिछड़े और गरीब परेशान रहते थे, उन लोगों को डेरे से फिर जोड़ा गया, वो जुड़ते चले गए और इसीलिए पंजाब की डेरा पॉलिटिक्स का दलितों से भी एक गहरा कनेक्शन है। हमारी अगली रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है, समझिए। पंजाब को देश की दलित कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ दलितों की आबादी काफी है। पंजाब में दलितों की आबादी 32% के आसपास है, जिसमें 60% सिख हैं और 40% हिंदू। 4 जिलों यानी शहीद भगत सिंह नगर, मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर और फरीदकोट में दलितों की आबादी 42% से भी ऊपर है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पंजाब की राजनीति में दलितों का कभी दबदबा नहीं बन पाया। यही वजह है कि पंजाब के कांशीराम को अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में आकर करनी पड़ी। कांशीराम पंजाब में दलितों को एकजुट करके नहीं रख पाए, लेकिन उनकी राजनीति यूपी में आकर सफल हुई। वोट बैंक के लिहाज से पंजाब में दलित प्रमुख जरूर हैं और चुनाव आते ही हर पार्टी को उनकी याद भी आती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर की रैली में दलितों का नाम लेकर नया पंजाब बनाने की बात कही। नवा पंजाब, जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नवा पंजाब, जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी। दलितों की इसी आबादी को देखते हुए कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी पर दांव खेला है। पहले जब कैप्टन को हटाना पड़ा तो चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बने। और फिर चुनावों के दौरान जब बाद में सीएम का चेहरा देने की बारी आई तो कांग्रेस ने एक बार फिर चन्नी के नाम पर ही दांव खेला और इसके पीछे वजह दलित वोटों को ही बताया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल भी यही आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस चन्नी को नहीं, सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाएगी। सिर्फ दलितों की वोटों के लिए इन्होंने चन्नी साहब को सिर्फ 20 तारीख तक ऐलाना है, जिस करके सिद्धू साहब चुप हुए हैं। 20 तारीख के बाद एक बार फिर ये सिद्धू साहब को लेके आएंगे। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं, जिनमें से 57 सीटों पर दलित वोटर्स का प्रभाव माना जाता है। अभी तक दलितों को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पिछले चुनावों से कांग्रेस के इस वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई है। 2017 में अगर अलग अलग पार्टियों को दिए गए दलितों के वोटों को देखें तो कांग्रेस को 47%, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को 25%, आम आदमी पार्टी के गठबंधन को 24% और बाकियों को 4% दलितों ने वोट किया। पंजाब के इस दलित वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की नजर पूरी है और जैसा कि सर्वे बता रहे हैं, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो इसमें इस दलित वोट बैंक की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।